हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो हम लोगों ने अभी एक करंट अफेयर्स की बुकलेट निकाली है आप लोगों के लिए। दोनों मीडियम में है और जैन, फेब और मार्च का करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। अब ये मैगज़ीन कैसे आप अपने मेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो इस मैगज़ीन में जो जनवरी की, फेब की, मार्च की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, वो चाहे इंडिया लेवल की हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल की हो या फिर राजस्थान की हो, वो सारी कवर की गई हैं। और बेसिकली पहले जो हमारी करंट अफेयर्स आती थी वो थोड़ा सा बल्की हो जाती थी, उसमें फ़ोटोज़ वगैरह ये सब ऐड करके काफ़ी हैवी हो जाती थी वो, और एक महीने की ही ज़्यादा बड़ी हो जाती थी। बट वी हैव चेंज आवर फॉर्मेट। जो अभी जो मैगजीन आई है बहुत कम पेजेस की है, मतलब ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि 60 पेजेस है, दोनों में इंग्लिश और हिंदी में ऑलमोस्ट 60 पेजेस है। और इसमें हम लोगों ने 3 महीने के करंट को कवर कर दिया है, एकदम टू द पॉइंट है, कोई इधर उधर की फालतू की बात नहीं है। जो जो चीजें एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, आरपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उन सब एग्जाम्स के लिए आप इस करंट अफेयर्स को यूज कर सकते हो। लेकिन आपको उस पर कंट्रोल या कमांड करने के लिए आपको उसको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज करोगे, क्योंकि देखो यार 60 पेज है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, और 3 महीने का है ये। ऐसा भी नहीं है कि 1 महीने की हमने 60 पेज में बना दी। देखो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब हम लोग 1 महीने की करंट अफेयर्स बनाते थे तो वो एक तो बल्कि बहुत हो जाती थी, बल्कि होने के कारण उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता था। बट एज ए स्टूडेंट कोई 50-60 रुपए की करंट अफेयर्स की मैगजीन हर मंथ खरीदना, मतलब थोड़ा सा लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, हम भी करते थे। लेकिन वही चीज हम लोगों ने सोच के कि यार इसको कैसे मिनिमम प्राइस पे लेके आया जाए, है ना, कि कम से कम प्राइस में अपन एक अच्छा करंट अफेयर्स आपको दे पाए, ताकि एग्जाम की जितनी डिमांड है वो सारी फुलफिल हो जाए। तो ओनली इन ₹25 यार, सिर्फ 25 रुपए में हमने ये करंट अफेयर्स की बुकलेट बना दी। इवन है ना, आप पीडीएफ भी निकलवाओगे ना, पीडीएफ प्रिंट करके भी निकलवाओगे तो वो ज्यादा महंगी पड़ेगी आपको। कुछ लोगों की आदत होती है पीडीएफ में पढ़ लेते हैं, तो वो हमारी जो तेज सिविल्स की एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है। उसका लिंक हम लोग डाल देंगे और ऑलरेडी डाला भी हुआ है, तो वहां से आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बुकलेट जयपुर की तो ऑलमोस्ट हर बुक स्टोर पे वो अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं कि ये जो बुकलेट है, ये जो मैगजीन है, इसको कैसे अपने मेंस में यूज करना है। हमारे जो लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स हैं, 130 स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट, और जो तेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलमोस्ट ये मैगजीन अवेलेबल करा दी गई है। बाकी लोग, आप लोग जाके उसको बुकलेट बुक डिपो से खरीद सकते हो। तो देखते हैं भाई, अभी जैसे मेंस में ऑलमोस्ट 89 डेज बच के ना, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, कैसे आप अपने इन डेज को यूज करते हो ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। और देखो यार, एग्जाम पोस्टपोन कराने के लिए जो प्रोटेस्ट चला था, ठीक है, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट मतलब सक्सेसफुल रहा, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने उसको कैसे यूज किया है उस टाइम को, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं ये था कि यार अगर मुझे कहीं टाइम मिल जाएगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो अब तो टाइम मिल गया, अब कोई बहाना नहीं है, मात्र 89 डेज बच गए हैं, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो चलो देख लेते हैं एक बार कि देखो ये इंडेक्स है, इंटरनेशनल न्यूज अपन ने कवर की है, इंडिया वाली न्यूज। और इस बार अपन ने क्या किया कि सेक्शन वाइज ब्रेक कर दिया इसको, कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक पहले भी करते थे, बट इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया वाली न्यूज और राजस्थान वाली इस तरीके से अलग अलग नहीं थी। बट अब ये बहुत लिमिटेड पेजेस में, देखो यार ओनली 63 पेजेस में अपन ने इसको कवर कर दिया है, और सिर्फ 25 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत कम पैसे में अच्छी क्वालिटी आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखते हैं, जैसे यार ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, ये ब्रिक्स न्यूज़ में था, ब्रिक्स के नए मेंबर बढ़े, तो कैसे आप जब मेंस का सिलेबस उठा के देखोगे तो ब्रिक्स वहां पे दे रखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको मेंशन कर रखी हैं। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका देखना
हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ ले कि कौन कौन से नए मेंबर ऐड हुए हैं, फिर ये पूछे कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, अगर मान लो 5 नंबर में या 10 नंबर में, या ब्रिक्स के साथ अभी क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, ये बुलेट पॉइंट्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ये जो फैक्चुअल चीजें हैं इनसे आप एक अच्छा इंट्रो बना सकते हो कि ब्रिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड क्रूड ऑयल कितना प्रोड्यूस करती हैं ब्रिक्स कंट्रीज, फिर आप ये भी बता सकते हो कि कैसे 3.5 बिलियन पीपल इसके मतलब इसकी टोटल पॉपुलेशन अगर सारी ब्रिक्स कंट्रीज की मिला ले तो ये इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में आपको ये फैक्ट्स डालने हैं। आपसे क्वेश्चन आ गया कि भाई ब्रिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, तो आप बता सकते हो। ब्रिक्स से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। फिर जैसे G33 कंट्रीज है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कमेंट करो G33 पे ऊपर, या COP28 की क्या फीचर्स थी, या COP28 हुआ तो उसका क्या आउटकम रहा, तो ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हो। या फिर COP28 का क्या ऑब्जेक्टिव था, ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि आप देखना जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो क्वेश्चन आया वो ऐसा आया, या तो उससे आपसे ये पूछ लिया कि इसका क्या रेलिवेंस है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या कोई भी मान लो एक समिट हुआ कहीं पे, जैसे मान लो G20 का समिट हुआ, तो उस G20 का समिट के क्या आउटकम्स रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी फीचर्स हैं, या फिर कौन कौन सी बातें वहां पे डिस्कस की गई थी। तो इस तरीके से ये चीजें आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। जैसे रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, आपने अपने सिलेबस में देखा होगा, इंडिया फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप है, ये मेंशन किया हुआ है अपने सिलेबस में। तो आप यहाँ पे इसका रैंक को यूज कर सकते हो कि इंडिया को अपने फॉरेन रिलेशनशिप या फॉरेन डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है, उसको अगर स्ट्रेंथन करना है तो उसको अपने पासपोर्ट को, मतलब ये एक सजेशन दे सकते हो आप अपने कंक्लूजन में। या आप बता सकते हो कि यहाँ पे कि हमारी रैंक अच्छी नहीं है तो इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फिर सेम ऐसे ही जैसे मान लो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का रिपोर्ट आया, उसमें इंडिया का रैंक आया, तो इस रैंक को आप यूज कर सकते हो। अगर मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि करप्शन अपने सिलेबस में है, कि करप्शन के क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में, तो आप रेदर देन डिफाइनिंग करप्शन, आप इस चीज से स्टार्ट करो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो बहुत खराब है, और वो ये चीज दर्शाती है कि किस तरीके से इंडिया में करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको ये यूज करना आना चाहिए। प्रीलिम्स में रैंक पूछ सकता है आपसे, लेकिन प्रीलिम्स में जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं चीजों को हम लोगों को क्या करना होता है, मेंस के लिए यूज करना होता है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो सोशल फैक्टर्स में आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब कोई खास रिपोर्ट नहीं है तो उस पर इंडिया को काम करना चाहिए। फिर जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भी आप जाके देखोगे जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है तो उसमें भी सोशल सेक्टर है, सोशल सेक्टर में भी आपका देखो हेल्थ है, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, इनइक्वलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे जो टॉपिक्स है वहां पे इस रैंक का या इन चीजों को एज ए वैल्यू एडिशन की जो बात करते हैं ना हम लोग कि भाई क्या वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, तो वो ये आप एग्जांपल यूज करोगे। फिर जैसे फर्स्ट हिंदू टेंपल बनाया भाई अबू धाबी में, अब हिंदू टेंपल बनाया तो इसको कैसे यूज करोगे। जैसे आपसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है, या सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन पूछ ले, तो उसका कोई एग्जांपल है तो आप इस चीज को एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो कि पहला हिंदू टेंपल बनाया है, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। ओके, जैसे बॉलीवुड मूवीज देखी जाती हैं या आईपीएल के मैचेस बाहर होते हैं, तो ये सॉफ्ट पावर के एग्जांपल हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है, मान लो हो सकता है पूछ ले कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में लिखो, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या फिर रायसेना डायलॉग्स हैं जैसे, ठीक है, रायसेना डायलॉग के बारे में कमेंट करो। ये नगोया प्रोटोकॉल हो गया, सीबीडी हो गया, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में एक आपने देखा होगा इन्वायरमेंटल इश्यूज है, ओके, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी बात करें, क्लाइमेट चेंज वाली बात करें, तो ये सारी चीजें आप एज एन एग्जाम्पल वहां पे यूज कर सकते हो। या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या सीबीडी क्या है, वो किस चीज पे फोकस करती है, या नगोया प्रोटोकॉल में और सीबीडी में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मैगजीन बनाई गई है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी है, प्लस में आप देखो प्रीलिम्स में जो जो पढ़ते हैं ना यार अपन, उसी को यूज करना होता है एज एन एग्जाम्पल आपके आंसर्स में। ठीक है, अब जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन में अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किए गए, लेकिन अपने सिलेबस में फाइनेंस कमीशन है, आपने देखा होगा लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। आपको अगर पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें आर्टिकल्स यूज करोगे, ठीक है।
फिर जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस है तो आपने देखा होगा कि रोल ऑफ क्लास, कास्ट, लैंग्वेज ऑन इंडियन पॉलिटी या इन पॉलिटिक्स, तो वो उसमें वहां पे एग्जांपल दे सकते हो कि भाई कैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस फाइट कर रही है, जैसे राजस्थानी हो गया या फिर हरियाणवी हो गया या फिर कोई भी लैंग्वेज है। ओके, फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट का था कि सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरीके से इवोल्व हुआ, तो ये तीनों केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। या सीधा ही क्वेश्चन आ जाए कि भाई थर्ड जज केस के बारे में लिखो, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे वहां पे। दो आपने ये सारी चीजें अपनी पॉलिटी में पढ़ी होंगी। ओके, जैसे अभी मान लो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उन्होंने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया है ना, नेशनल काउंसिल बना दी ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। अब ये सोशल सेक्टर में आप यूज करोगे जहां पे इनइक्वलिटी की बात आएगी ना, तो वहां पे किसी पॉइंट में आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए या फिर इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल काउंसिल बनाया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। या फिर देखो ये क्वेश्चन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भाई रीजनल बेंचेस की बात की, तो आपने देखा होगा कि अपने सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट भी मेंशन है, तो वहां पे रिफॉर्म्स की बात आए कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से रिफॉर्म करने चाहिए, तो यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि उसको रीजनल बेंच बनानी चाहिए। आर्टिकल 130 के बारे में मान लो डायरेक्टली पूछ लिया जाए आपसे, या सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस पूछ लिए जाए 2 नंबर में, तो आप वहां पे इस चीज को लिख सकते हो। बस सिंपल सा है, अगर आपके माइंड में सिलेबस है ना तो आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। अभी जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आए, ठीक है, ये एक्ट लागू हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या तो ऑब्जेक्टिव था, कौन कौन एलिजिबल है, इसका बेसिक आइडिया क्या था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके क्यों आए हैं। ओके, इलीगल माइग्रेंट्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि इलीगल माइग्रेंट क्या होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, और ये ही चीजें आप अपने आंसर्स में एज एन एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हो। बट वही है कि जब तक आप ये यूज नहीं करोगे तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आपको पता होनी चाहिए, जैसे आरबीआई ने ये पेमेंट सिस्टम लेके आया, पेमेंट बैंक्स लेके आए, तो ये आप जब देखोगे कि जो अपना इकोनॉमी वाला पार्ट है वहां पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आई कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे करने चाहिए या बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, तब आप वहां पे एग्जांपल बता सकते हो। या फिर मान लो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाए कि डिफाइन करवा लेते हैं कि यार फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, पूछ लिया सीधा सीधा। या फिर आपसे पूछ ले कि यार फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, तब आप पेमेंट बैंक का एग्जांपल दे सकते हो। फिर आपकी कि भाई क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, क्या कौन कौन से इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अब जैसे सेम चीज है कि यूपीआई आप बता सकते हो, एनपीसीआई के बारे में 2 नंबर में पूछ लिया जाए कि एनपीसीआई क्या है, आप उसके ऑब्जेक्टिव लिखो। या फिर आपसे इस तरीके से कि भाई इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ आपने अपने सिलेबस में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वर्ड मेंशन है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया क्या कर रही है भाई, ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर रही है। आप अपने कंक्लूजन में ये बात लिखो कि इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट करना चाहिए या इस चीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे फिर वहां पे आप एक एग्जांपल दे दोगे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो इंप्लीमेंट करनी चाहिए अच्छे से। ये आप एग्जांपल्स बताओगे, ये है, हो सकता है कि ये प्रीलिम्स के हों, मान रहा हूं मैं, लेकिन इस तरीके से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ऑब्जेक्टिव बताओ भाई, क्यों लॉन्च की गई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ये ऐसे आपको इस मैगजीन को यूज करना है। अब जैसे स्टार्टअप अपने सिलेबस में है, साफ साफ लिखा हुआ है स्टार्टअप्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहां पे आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार्टअप फंड्स और फंड स्कीम्स के बारे में लिखो भाई क्या है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि स्टार्टअप्स के लिए क्या इनिशिएटिव हुए या स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो स्टार्टअप फंड ऑफ फंड स्कीम्स के बारे में आप लिखोगे, इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो आप फिर इस बार इंटरिम बजट आया था तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में कि भाई इंटरिम बजट क्या होता है, या इकोनॉमी में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इंटरिम बजट होता क्या, इसकी क्या फीचर्स होती है। फिर आपको देखो ये जो बजट के जो डेटा हैं ये आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में एज एन इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि भाई आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि ग्रोथ जो है वो 6 से 7% के बीच में रहेगी,
तो आप बता सकते हो कि हाँ कौन कौन से स्टेप्स इंडिया को उठाने चाहिए ताकि वो 6 से 7% के बीच में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रख सके, मेंटेन कर सके। आईएमएफ ने रिवाइज किया कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी। इंडिया लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। भाई 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए इंडिया को कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तब आप जो इकोनॉमी में यहाँ पे जो स्कीम्स पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो इनिशिएटिव जैसे पेमेंट बैंक का था, यूपीआई का था, एनपीसीआई का था, सिडबी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये आप एग्जांपल्स दोगे अपने आंसर्स में। इसी तरीके से ये सारी मैगजीन को आप कवर कर सकते हो। आप जैसे इसमें अवार्ड्स हैं, अवार्ड छोड़ दो, मत पढ़ो, वो वाली चीज प्रीलिम्स के लिए है। अब जैसे वोट ऑन अकाउंट है, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है। आपको आप एग्जांपल यूज कर सकते हो कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होती है ना। आपसे ये भी पूछ लेगा कि हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या, या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज में आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वहां पे इश्यूज को कम करने के लिए या उनका इंपैक्ट कम करने के लिए हमें हाइड्रोजन इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। ऐसे ही सॉरी साइंस टेक है, साइंस टेक से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो सारी आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक्सपोसैट मिशन क्या है, उसका क्या एम है, 2 नंबर में पूछ लिया जाए। फिर सन का जो मिशन था आदित्य L1, आप बताओ आदित्य L1 का क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए गया है, ये इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि L1 क्या है, ज्योग्राफी में ये मान लो पूछ ली जाए आपसे कि L1 बताओ क्या है, साइंस में भी पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि INS काबरा के बारे में लिखो भाई। फिर जो DRDO ने लॉन्च किया है, असोल्ट राइफल लॉन्च की उग्रम, इसके बारे में लिखो भाई, कमेंट करो आप इसके बारे में। या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग क्या, ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है सारी चीजें। नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में लिखो, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि मान लो 5 नंबर में या 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि साइंस टेक की फील्ड में इंडिया क्या इनिशिएटिव लेके आ रहा है, तब वहां पे आप एज एन एग्जांपल लिखोगे कि नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया चला रहा है ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग आगे बढ़ सके। जनरेटिव एआई क्या होता है, चैट जीपीटी इस बार बहुत फेमस चल रहा है, बहुत न्यूज में है, तो हो सकता है उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ले कि चैट जीपीटी क्या, या जनरेटिव एआई के क्या यूजेस हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तब आप वहां पे इसको यूज करोगे। सर्वत्र पूछ लेगा कि सर्वत्र बताओ क्या है भाई, क्या सिस्टम है, हो सकता है सर्वत्र के बारे में आपसे पूछे और आप स्कीम लिख के आ जाओ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेप्स बताओ भाई क्या है, कॉस्मिक रेज के बारे में पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही समर्थ सेंटर्स को क्या होते हैं, ठीक है। हेलोजेंस के बारे में साइंस में चलो पूछ लिया जा सकता है। ये सारी चीजें, अब मान लो यूविका के बारे में कमेंट करा ले कि 2 नंबर में बताओ कि यूविका क्या है, इनसेट के बारे में पूछ लेगा आपसे, सोफिया के बारे में पूछ लेगा 2 नंबर में। ये प्रीलिम्स के लिए नहीं है ये मैगजीन खाली, ये मेंस में ये तो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे हम बात करते हैं ना कि अपने को जैसे एक पॉइंट लिखा और उस पॉइंट में एक एग्जांपल दे दिया, दूसरा पॉइंट लिखा उसमें एक एग्जांपल दे दिया, ये। और इंट्रोडक्शन में हमने बात की कि हम फैक्ट्स लिखेंगे, हम डेटा लिखेंगे, हम करंट अफेयर्स के किसी न्यूज से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को। हम कंक्लूजन में अगर बात करें तो हम बहुत विजनरी कंक्लूजन लिखेंगे, हम फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन लिखेंगे। तो वो कैसे आएगा, जब ये जो न्यूज, ये जो सारी चीजें हैं, ये डाटा, ये फैक्ट आपके अगर माइंड में होगा, आपने रिवाइज किया होगा, तो ही आप वो वैल्यू एडिशन वाली बात कर सकते हो। देखो कंटेंट बहुत बड़ी चीज है आंसर में, वैल्यू एडिशन ठीक है होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी तो कंटेंट का ही पार्ट है आपका कि आपने 10 नंबर वाले में 5-5 पॉइंट लिखे। दो पार्ट होते हैं 10 मार्कर क्वेश्चन में, मोस्टली 5-5 पॉइंट लिखे, इसमें 3 में भी एग्जांपल लिख दिया, इसमें भी 3 में एग्जांपल लिख दिया आपने। तो एग्जांपल लिख लिख के आपने क्या बता दिया कि हाँ अपने पॉइंट्स को आपने प्रूव कर दिया। फिर आपने कोई करंट की न्यूज बताओगी। अब जैसे ये करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो जनवरी फरवरी मार्च की है, तो अब ये वाले एग्जांपल दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो एग्जामिनर भी होते हैं वो भी थोड़ा सा करंट वाली चीज से अवेयर रहते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्योग्राफी वाले पार्ट को छोड़ दो, जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। अवार्ड्स वाला पार्ट है वो आप छोड़ देना, कोई इशू नहीं। लेकिन साइंस टेक वाला पार्ट, इकोनॉमी वाला पार्ट, वो सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्कीम्स है, स्कीम्स वाला पार्ट आपको पूरा करना, सारी स्कीम्स करनी है। अब स्कीम से किस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि या तो स्कीम के बारे में पूछ लेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, या फिर उसके बेनिफिशियरी कौन है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, या फिर उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आएंगे।
सीधे सीधे, या 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, इस तरीके से। और इन्हीं स्कीम्स का तो एग्जांपल दोगे ना आप इकोनॉमिक्स में। आपको बताना है कि मनरेगा के एग्जांपल कहां पे, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होगी, जब सोशल सेक्टर की बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी, इनइक्वालिटी की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, तो आप मनरेगा का एग्जांपल वहां पे दे सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जब बात होगी तो भी वहां पे, जब आप हेल्थ केयर की बात होगी, एजुकेशन पॉलिसी की बात होगी, तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप वहां पे। सागर परिक्रमा क्या है ये पूछा जा सकता है, सीधा सीधा बताओ क्या है भाई। स्वदेश दर्शन योजना कौन सी है उसके बारे में लिखो भाई, क्योंकि वो 2.0 स्टार्ट कर दी गई है। इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। जैसे स्वामित्व योजना है, आपसे पूछ लेगा भाई सीधा सीधा कि बताओ भाई स्वामित्व योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है। अमृत भारत स्टेशन योजना है, ये पूछ लेगा। तो इसमें सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो सारे इनिशिएटिव कवर किए गए हैं। बस आपको इसके गो थ्रू होना है। और यार बहुत छोटी सी किताब है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी किताब है, बहुत जल्दी इसको आप पढ़ सकते हो। मात्र 25 रुपए की है यार। 25 रुपए की तो दिन में आप चाय पी लेते होगे, एक दिन चाय मत पीना। और ऐसा कुछ नहीं है यार, 25 रुपये इतना मतलब फाइट नहीं है। अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इतने, ये कोई 50 या मतलब 100,000, 2,000, 5,000 का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ 25 रुपए की। आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो, वैसे भी पीडीएफ अवेलेबल हो ही जाए, कोई ना कोई तो डाल ही देगा इसको। हमने भी अपने स्टूडेंट्स को दी हुई है। तो आप इसको, लेकिन बात यह है कि ये जो कंटेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, आप इसको कैसे यूज करते हो आप अपने मेंस के आंसर में। खाली ये ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है, ये यूज करनी है आपको मेंस में। ऑल्दो हम लोग मेंस के लिए अपनी आईआर से रिलेटेड, पॉलिटी, इकोनॉमी, और स्पोर्ट्स, क्योंकि इन्हीं से मोस्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, तो ये हम करंट अफेयर्स अपनी मेंस की जून में आप लोगों को दे देंगे निकाल के। जून में हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी। रही बात कि भाई लिखने वाली, वो आप सबको पता ही है कि अपना क्यूबिट एक प्रोग्राम चल रहा है, लाइब्रेरी का भी प्रोग्राम चल रहा है। अरे यार आप एक बात बताओ, और कितनी हेल्प करें, आप आके बैठो ना यार, हम लिखवाएंगे आपसे। अब भी रोज इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमसे लिखा नहीं जा रहा, मैसेज आते हैं कि सर हमसे पढ़ाएंगे। अरे तो आओ ना यार, आप बात करो हमसे, हमने मना थोड़ी किया। और कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने तेज का प्रोग्राम लिया हुआ हो तभी आप तेज में आ सकते हो। आप आओ यार, मिलो, बैठो, बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सब बराबर है हमारे लिए, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्स लिया हो तभी आप हम लोगों से आगे मिलोगे। हम सबसे मिलते हैं भाई, यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है। सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है किसी को भी। तो आओ, मिलो, बात करते हैं, क्योंकि बात करने से चीज़ें सोल्व होती हैं। माइंड में लेके मत बैठो अभी चीज़ों को, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप परेशान होते रहो। अरे यार मैंने तो किया नहीं, मैंने तो क्यूबिट नहीं किया। अरे तो क्यूबिट अब स्टार्ट कर लो ना यार, अब भी 89 डेज बचे हैं ना भाई। आप थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा फास्ट दौड़ना पड़ेगा। आप 2 दिन में कर लो, मतलब 2 दिन का कर लो, 1 दिन में 2 दिन का क्यूबिट कवर कर लो। 1 हफ्ते में आप 10 दिन का कर लोगे, आप 2 पेपर लगा लो यार। तो एफर्ट तो मारना पड़ेगा ना। तो ये था हमारी साइड से, ये पूरी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे ऐप पे भी है, लिंक वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर देंगे। और बुक डिपोज पे तो ये अवेलेबल है, जाके आप पूछना। नहीं है तो वो लोग ऑर्डर करवा देंगे, मंगा देंगे। जो भी पब्लिशर है, जैसे अग्रवाल जो पब्लिकेशन हाउस है, उनसे इस बार हम लोगों ने ये प्रिंट कराई है, तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी कोई भी क्वेरी होती है, जस्ट विजिट आवर ऑफिस, आओ मिल के बैठते हैं, बात करते हैं, फ़ोन करो, मैसेज करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।